Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि बोर्ड के एग्जाम में 100% है कि उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और वो है क्या? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने देखा होगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर रखी है. पिछले लेक्चर में रेप्लिकेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जाना था, लेकिन बताया भी था कि चीज़ें जो हो रही हैं हम साइंटिस्ट ने हमें बोल दिया, हमने मान लिया, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे मन में फिर कोई डाउट ना आए? तो इस चीज़ को जो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में डीएनए रेप्लिकेट करता है, इसे किसने और कैसे प्रूफ किया वो हम आज देखते हैं. तो हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है मैथ्यू, ठीक है, और फ्रैंकलिन. इन दोनों ने ही मिलके इस सेमी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को प्रूफ किया था विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया जो है इंडस्ट्रिया कोलाई. ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया की हेल्प से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के भी नाम से जानते हैं. ठीक, इसमें इन्होंने किया क्या था? मैथ्यू मेल्सन्स एंड फ्रैंकलिन स्टाल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1958. 1958 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. दे ग्रू ई कोलाई इन, आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, N15 नाम का एक नाइट्रोजन का 15th वाला आइसोटोप इन अ कल्चरल मीडियम. N50 इज द हैवी आइसोटोप्स, पता ही है N15 कैसा है, हैवी, और N14 क्या है, सबसे लाइट आइसोटोप्स माना जाता है नाइट्रोजन के लिए. ठीक है, and get incorporated into newly synthesized DNA at t is equal to 0. at t is equal to 0 का मतलब जब उन्होंने ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने ही नहीं दी. ठीक है, इंडस्ट्रिया कोलाई की खासियत क्या है कि वो अप्रॉक्स 20 मिनट लेते हैं अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए. ठीक, तो t is equal to 0 का मतलब रेप्लिकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था. डीएनए स्ट्रैंड हैव, दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के उनके पास क्या था? N15 नाम का आइसोटोप दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड में पाया जा रहा था. इस एक्सपेरिमेंट की कहानी कुछ ऐसी है, अगर आप सिंपली समझो तो शुरू में उन्होंने क्या लिया? N15 वाला ही आइसोटोप्स लिया डीएनए के स्ट्रैंड में. अब नाइट्रोजन कहाँ से आया ये आपको समझाने की जरूरत है? अगर है तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया रखा है कि जो डीएनए के सेगमेंट है ये 3 चीज़ों से बनते हैं. क्या क्या? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप. तो नाइट्रोजनस बेस में क्या है? नाइट्रोजन तो आएगा ही. तो जब उन्होंने स्टार्टिंग का डीएनए लिया था तो उसमें नाइट्रोजनस कैसे आइसोटोप्स के साथ था? N15 वाले के साथ. फिर उन्होंने क्या किया? एक मीडियम बनाया जिसमें N14 नाम का आइसोटोप्स उन्होंने डाला. ठीक है, अब अगर सेमी कंजर्वेटिव, इसे हम ब्लैंक स्लाइड पे पहले समझते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो शायद ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए. अब आप ध्यान से देखो, उन्होंने नाइट्रोजन की खासियत क्या है? नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप थे, एक N15 और एक N14. ठीक है, डीएनए का आपको पता है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो रहा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. तो ऑब्वियस सी बात है जब ये ग्रो करेगा तो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में ही पहले तो टूटेगा. एक हेलिक्स ये बनेगा, दूसरा हेलिकल स्ट्रक्चर ये बनेगा. ठीक, अब इन्होंने ये जो स्टार्टिंग का नाइट्रोजन लिया था उसके अंदर कैसा आइसोटोप्स था? N15 था. ठीक, लेकिन उन्होंने इस पूरे ही नाइट्रोजनस जो भी डीएनए था उसको एक ऐसे मीडियम में कन्वर्ट किया जहाँ पे उसमें एक कल्चर मीडियम था जिसमें भरा क्या था? N14 वाला आइसोटोप. ठीक, अब आपको बेसिकली ये रेप्लिकेट करेंगे तो रेप्लिकेशन में चीज़ें तो एक्स्ट्रा चाहिए. ये तो एक एक स्ट्रैंड किसका है? पेरेंट का स्ट्रैंड है, लेकिन एक जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो तो पेरेंटल स्ट्रैंड नहीं होगा. तो वो पेरेंटल स्ट्रैंड ना हो कि वो इसी मीडियम का स्ट्रैंड होगा. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर A होगा, यहाँ पे अगर G होगा, यहाँ पे अगर T होगा, तो इनके साथ जुड़ेगा कौन? जुड़ने वाला कंपाउंड कौन सा होगा? A के साथ क्या जुड़ेगा? T. G के साथ क्या जुड़ेगा? C. ठीक है, G के साथ क्या जुड़ेगा? C. और T के साथ क्या जुड़ेगा? A. लेकिन खासियत उन्होंने क्या देखी कि इनके अंदर जो आइसोटोप पाया जा रहा था वो कैसा था? N14 का आइसोटोप था. चीजें समझ में आई? इनके अंदर जो आइसोटोप्स पाया जा रहा था वो कैसा आइसोटोप्स था? N14 वाला आइसोटोप था. लेकिन उन्होंने लिया कैसा आइसोटोप था? N15 का आइसोटोप्स लिया था.
अब वो कंफ्यूज थे कि बेसिकली हमने जब लिया था N15, तो जो नया सेगमेंट जो बन रहा है उसके अंदर आइसोटोप कैसा है, N14 वाला आइसोटोप है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी ये जो नया वाला डॉटर जो डीएनए का स्ट्रैंड बना है, वो नया वाला सिंथेसाइजिंग डीएनए के स्ट्रैंड में क्या है, इस कल्चरल मीडियम के वजह से N14 वाला आइसोटोप आया। यानी आधा कैसा है, पेरेंटल, और आधा जो न्यूली सिंथेसाइज हुआ है वो कैसा है, न्यू है। यानी एक में 15 वाला आइसोटोप और एक में 14 वाला आइसोटोप, ये दोनों ही चीजें क्या हो रही थी, पैरेलली चल रही थी। इसका मतलब ये है कि सेमी कंजर्वेटिव वाली जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं सही साबित होने लगी, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर कंडक्ट कराया। अब आपको याद क्या रखना है, ये जो चीज आई है ये कब आई है, फर्स्ट जनरेशन की, ठीक है, फर्स्ट जी लिखा यानी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कब कंप्लीट होगा, 20 मिनट में, ठीक है। ई कोलाई अपनी रेप्लिकेशन कब कंप्लीट करता है, 20 मिनट में। अब इन्होंने फिर यानी आफ्टर 40 मिनट में देखा, यानी 20 मिनट बाद फिर देखा, तो फिर अब क्या देखेगा, अब ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ पे भी सेम चीजें बनेंगी क्योंकि ये पेरेंट डीएनए अलग अलग स्ट्रैंड के फॉर्म में टूटा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रैंड तो कुछ ऐसा था, एक स्ट्रैंड आप मान लो कुछ ऐसा स्ट्रैंड था ये वाला, और एक स्ट्रैंड कैसा है, ये वाला स्ट्रैंड है, ठीक। अब इनके कंपैरिजन में एक स्ट्रैंड के साथ जो येलो वाला स्ट्रैंड है उसके लिए क्या जुड़ेगा, उसके साथ तो ब्लू ही वाला स्ट्रैंड जुड़ेगा, क्योंकि अभी भी मीडियम कैसा है, N14 का ही मीडियम है। चीजें समझ रहे हो आप, अभी भी मीडियम कैसा है, N14 का ही है। और यहाँ पे भी कैसा जुड़ेगा, N14 का ही जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी मीडियम क्या है, लेकिन इनके दोनों स्ट्रैंड, ये भी N14 ही है और ये भी N14 ही है। चीजें समझ रहे हो, लेकिन यहाँ के केस में ये वाला तो N14 है, लेकिन ये वाला कैसा है, N15। कलर का कॉम्बिनेशन याद रखना, इसीलिए हमने इसको येलो कलर से डिनोट किया है, यानी ये ओल्ड स्ट्रैंड ही है। लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिला, एक स्ट्रैंड हाइब्रिड के फॉर्म में भी मिला या इंटरमीडिएट के फॉर्म में भी मिला और एक प्योर के फॉर्म में भी मिला। चीजें देख रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव वाली थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं सही है। किसके रिस्पेक्ट में, डीएनए के रेप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। चीजें कैसे हुई एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, N15 पहले जो स्ट्रैंड लिया था इनिशियल स्टेज में, उसके अंदर कैसा था आइसोटोप्स, N15 का ही आइसोटोप था। उन्होंने जब उसको एक ऐसे कल्चरल मीडियम में कन्वर्ट किया जिसके अंदर N14 वाला नाइट्रोजन था, तो क्या देखा कि एक जो चीज बन रही है उसमें क्या हुआ, एक तो पेरेंटल यानी N15 वाला ही आया, दूसरा क्या आया, न्यूली सिंथेसाइज्ड, जिसके अंदर नाइट्रोजन कैसा था, N14 का नाइट्रोजन था। तो यहाँ पे ये जो चीजें सामने आई, एक जो पेरेंट था वो तो पेरेंट का आया, वो तो N15 के साथ आया यानी वो पेरेंटल है, लेकिन जो नया वाला बन रहा था वो कैसा है, उसके अंदर N14 था यानी वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। और कहीं ना कहीं ये सेमी कंजर्वेटिव वाली चीजें जो थी वो यहीं पे क्लियर हो गई कि क्या हो रहा है कि पेरेंट से एक चीज आया और एक चीज क्या हुआ, नया बना। फिर उन्होंने इसको सेकेंड जनरेशन तक देखा, सेकेंड जनरेशन में भी चीजें वही सामने आई। यहाँ के केस में इसके साथ तो N14 ही जुड़ेगा और ये वाले के साथ क्या होगा, अगेन N14 जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने कल्चरल मीडियम अभी भी क्या रखा है, N14 ही रखा है। इसलिए जो सेमी कंजर्वेटिव वाली थ्योरी थी ये यहाँ पे आके प्रूफ हुई। ठीक, अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती हैं। दे ग्रू ई कोलाई ऑन NH4Cl कल्चर। अब यहाँ पे NH4 क्या है, N क्या है, यहाँ पे 15 का है। कल्चरल मीडियम N15 is the heavy isotopes of nitrogen and get incorporated into newly synthesized DNA. At T is equal to 0, both the DNA strand have N15. T is equal to 0 पे दोनों ही स्टैंड कैसे हैं, N15 के ही फॉर्म में। ठीक, heavy and normal molecules of DNA could be distinguished by centrifugation in CSCl density gradient। ठीक है, क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन कब करते हैं, ये दोनों जो डेंसिटी के डीएनए आ रहे हैं, एक N14 और एक N15, ये दोनों ही डेंसिटी के बेसिस पे
कैसे सेपरेट होंगे? जब हम उनको एक कंसनट्रेटेड मीडियम में डालेंगे, और वो कंसनट्रेटेड मीडियम किसका होगा? CaCl। CaCl का मतलब सीजियम क्लोराइड का। ठीक, बैक्टीरिया इज शिफ्टेड टू NH4Cl, लेकिन यहाँ पे अब क्या है? N का आइसोटोप नंबर 14 हो गया है, लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। N15 कैसा था? हैवी आइसोटोप था, लेकिन N14 कैसा है? लाइट आइसोटोप्स है। आफ्टर 20 मिनट या फर्स्ट जनरेशन में क्या देखा गया? हाइब्रिड या इंटरमीडिएट टाइप ऑफ DNA देखा गया था। ठीक है, एक स्ट्रैंड N14 की थी, लेकिन एक स्ट्रैंड जो पेरेंटल से आई थी वो N15 के ही साथ थी। फिर क्या हुआ? आफ्टर 40 मिनट या सेकेंड जनरेशन, इक्वल अमाउंट ऑफ DNA, यानी एक स्ट्रैंड आप क्या देख रहे थे? N14 के ही थे, और एक स्ट्रैंड क्या था? हाइब्रिड, जिसमें N14 भी था, N15 भी था। ये है इस एक्सपेरिमेंट का पूरे की पूरी थ्योरी। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके आप देख लेना, क्योंकि समझ आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपकी NCERT में एक लाइन दी गई है कि 80 मिनट की, ये तो 40 मिनट तक का उसने शो किया था, 80 मिनट के बाद क्या होगा, ये चीज़ बेसिकली आपको देखना है। तो 80 मिनट के बाद आप खुद बताना कमेंट करके, ये होमवर्क की तरह ले लो, नहीं आएगा तो हम डिस्कस कर देंगे। ये बेसिकली है क्या? डायग्राम। यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, N15 के दोनों ही आइसोटोप थे, उनको एक ऐसे कल्चरल मीडियम में कन्वर्ट किया गया जहाँ पे N14 का आइसोटोप था। तो आप एक सेगमेंट देख रहे हो स्लाइटली पिंक कलर का है, और एक पैरेंटल जो ब्लू कलर में है, दोनों दिख रहा है। फिर अगेन उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन तक इसको देखा, तो यहाँ पे जब सेपरेट होगा तो क्या आएगा? एक ब्लू आएगा, एक पिंक आएगा। पिंक ही क्या है हमारा? N14 वाला आइसोटोप है, तो पिंक के साथ पिंक और ब्लू के साथ अगेन पिंक। क्यों? क्योंकि अभी भी आइसोटोप कैसा है? N14 के ही कल्चर मीडियम में हम ग्रो करा रहे हैं। ठीक, द मशीनरी एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। अब ये जो रेप्लिकेशन की कहानी थी, सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन इसमें कौन कौन से एंजाइम हैं, ये कैसे अपने फंक्शन को कन्वर्ट, या बेसिकली कैसे अपने फंक्शन को इन्वॉल्व कर करके कौन कौन से एंजाइम किस लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है क्या? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक है, जानते हैं ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर अ सेट ऑफ कैटलिस्ट या एंजाइम। ठीक, ये एक बहुत अच्छे एंजाइम्स के होते हुए बिना एंजाइम के आप DNA की रेप्लिकेशन नहीं करा सकते। ठीक है, उनके लिए एंजाइम का होना मस्ट है। द मेन एंजाइम इज रिफर टू एज DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। सबसे मेन एंजाइम क्या है? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of template DNA of large number of nucleotides in very short time। ये जो एंजाइम इनकी खासियत क्या है? टेम्पलेट DNA का पॉलीमराइजेशन यानी कन्वर्जन क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ाते जाते हैं एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। ठीक, एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में काफी लार्ज अमाउंट में ये पॉलीमराइजेशन कंप्लीट करा देते हैं। E. coli that has only 4.6 into 10 to the power 6 base pair complete the process of replication within 18 मिनट। ठीक है, अप्रॉक्स 18 मिनट लगता है उनको कितने बेस पेयर की रेप्लिकेशन करने में? 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर। सोच लो कितना हाई अमाउंट है, लेकिन इतने हाई अमाउंट के लिए रेप्लिकेशन का टाइमिंग क्या है? सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 18 मिनट्स। 20 मिनट्स हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं। ठीक है, मिनिमम 18 मिनट में कन्वर्ट हो जाती है, सारी चीज़ें रेप्लिकेट हो जाती है। लेकिन सोच लो आप बेस पेयर का अमाउंट कितना है? 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर। 10 to the power 6 यानी 10 के आगे 006 टाइम तक। तो सोच लो आप कितना ज़्यादा कन्वर्जन है, लेकिन ये टाइम कितना लिया? बहुत कम लिया उस हिसाब से। पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट एंड शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब पॉलीमराइजेशन होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये बहुत फास्ट होना चाहिए और साथ में एक्यूरेट होना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं, कहावत सुनी होगी आपने कि जल्दी का काम शैतान का। तो हमें अगर कोई काम जल्दी जल्दी करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में गड़बड़ी तो होती है, लेकिन ये अगर अपने केसेस में गड़बड़ी किया, अपने काम में छोटू सा भी गड़बड़ किया, तो वही रूप ले लेता है किसका? म्यूटेशन का।
और वहाँ से फिर दिक्कतें चालू हो जाती है। ठीक है, ये जेनेटिक बीमारियाँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो भी चीज़ें होती है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं या आपकी मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई है। तो जब ये पॉलीमराइजेशन, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में लेता है लेकिन बहुत हाई नंबर ऑफ कॉपीज़ को तैयार करता है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है किसी केमिकल बेस पेयरिंग में या किसी और चीज़ में, तो वहाँ पे क्रिएट हो जाता है क्या, म्यूटेशन। और यही म्यूटेशन होता है, फिर आगे चल के दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट एज सबस्ट्रेट एज वेल एज प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है, ट्राइन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये दो तरीके का काम करता है। डीऑक्सीराइबो ट्राइफॉस्फेट जो है, अच्छा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो काम क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, बेसिकली वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। तो यहाँ पे ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये भी क्या करता है, दो तरीके का काम करता है। एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और दूसरा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। किसको, अब ये जो पॉलीमराइजेशन का कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लगती है। ठीक है, छोटी मोटी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लगेगी ही। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वो एनर्जी ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ही प्रोवाइड करेगा ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। किसको, पॉलीमराइजेशन में। ठीक, दो केसेस हो गए, एक तो सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपको याद होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो एक तो सबस्ट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दूसरा किस तरह एक्ट करेगा, ये एनर्जी के फॉर्म में, एक्ट एज सबस्ट्रेट एज वेल एज प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। इनके दोनों फंक्शन ही याद रखना है। तो इस वाले स्लाइड पे हमने क्या सीखा कि सबसे मेन एंजाइम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा क्या है कि एंजाइम के लिए क्या है, पॉलीमराइजेशन करने के लिए बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बहुत लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज तैयार करनी होती हैं। तो अगर उन कॉपीज को तैयार करते वक्त छोटी सी भी गड़बड़ी हो गई तो क्या दिक्कत आ जाएगी, म्यूटेशन की। यानी उस चीज़ को कंप्लीट कराने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पॉलीमराइजेशन में पहला तो फास्ट होना चाहिए और दूसरा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, यानी एक्यूरेसी की डिग्री जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, गड़बड़ी की चांसेस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये एनर्जी के काम के साथ साथ पॉलीमराइजेशन में जो एनर्जी लग रही है उसको तो प्रोवाइड करा ही रहा है, साथ ही साथ क्या प्रोवाइड कराता है, सबस्ट्रेट के फॉर्म में भी एक्ट करता है। ठीक, ये है हमारे कुछ अदर एंजाइम्स जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक है हेलिकेज। अब अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर याद है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब रेप्लिकेशन होने के लिए ये दोनों ही स्ट्रैंड को अनवाइंड होना पड़ेगा, अलग अलग होना पड़ेगा। तो ये अलग अलग हेलिकल स्ट्रक्चर को अलग अलग करने का काम कौन करता है, हेलिकेज। ठीक, हेलिकल से याद रखना, हेलिकेज, हेलिकल स्ट्रक्चर को अलग अलग कौन कन्वर्ट करेगा, हेलिकेज। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज जो अभी हमने देखा है। तीसरा है प्राइमेज, अभी आप पढ़ोगे लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, वहां पे पढ़ोगे आप प्राइमेज क्या होता है। और लास्ट है हमारा लाइगेज। आप देख रहे हो इसके हाथ में ग्लू है, ग्लू है ना, तो बेसिकली ये रिपेयर करने का काम करता है, स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज। ठीक, हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए फ्रॉम टाइटली डबल बॉन्ड स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए के जो टाइटली डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है उनको क्या करेगा, अनवाइंड करेगा। ठीक, अनवाइंड यानी सेपरेट करेगा। प्राइमेज क्रिएटेड शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, प्राइमर प्रिपेयर्ड पेयर्ड विद द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। अभी हम फंक्शन जानेंगे प्राइमेज का। जब आप डीएनए रेप्लिकेशन देखोगे तो एक जगह देखोगे कि कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन स्टार्ट है, लेकिन एक जगह क्या देखोगे आप कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में रेप्लिकेशन हो रहा है। वहां पे कैसे चीजें हो रही हैं वो हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज, काम क्या करता है, रिपेयरिंग का, चीजों को आपस में, सारे स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा,
अब आप ऐसे करो, ये मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक, तो एक साइड 3' to 5' है और एक साइड 5' to 3' है, ठीक है। अब एक स्ट्रैंड जो होती है 5' से 3' वाली, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस मैनर में चीज़ें चलती हैं, लेकिन 3' से 5' वाले में क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस मैनर में चीज़ें चलती हैं, ठीक। डिसकंटिन्यूअस मैनर मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में होके। आपको अगर कोई काम दिया जाए, कभी कभी कुछ बच्चों को देखा होगा, उनको काम को पोस्टपोन करना नहीं आता, उनको जितनी उनको काम दी जाती है वो एक बार में सारे के सारे क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा 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 करके काम करते हैं, होता है ऐसा। तो यही इसके स्टैंड के भी साथ होता है। एक स्टैंड जो होता है उसमें कंटिन्यूअस मैनर में रेप्लिकेशन होता है और दूसरे स्टैंड में छोटे छोटे पार्ट के हिसाब से रेप्लिकेशन होता है। तो ये जो आप देख रहे हो प्राइमेज, ये बेसिकली एक एंजाइम है, ये जहाँ तक जाके जुड़ेगा वहाँ तक रेप्लिकेशन होगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर प्राइमेज अपनी पोजीशन चेंज करेगा, आगे जाएगा, फिर वहाँ तक रेप्लिकेशन होगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ तक ये प्राइमेज रहेगा वहाँ तक रेप्लिकेशन होता है। ये बेसिकली क्या देता है, एक तरह से एक क्लू देता है कि नहीं, तुमको यहाँ से यहाँ तक रेप्लिकेशन करना है, फिर रुक जाना है, फिर आगे जब हम जाएंगे तो तुमको वापस से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, ठीक। हाउ डज रेप्लिकेशन हैपन, रेप्लिकेशन हो कैसे रहा है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सबसे पहले तो एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी। अब डीएनए के सेगमेंट्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, आपने पढ़ा है कितनी लेंथ है उनकी, 2.2 मीटर की अप्रॉक्स। तो बेसिकली इतनी बड़े लेंथ की जो डीएनए है, वहाँ पे अगर रेप्लिकेशन करना है तो हम शुरुआत से नहीं, एक पर्टिकुलर साइट खोजते हैं जिस रीजन से हमको रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, और उसी रीजन का नाम है क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रीजन इन अ डीएनए वेयर रेप्लिकेशन इनिशिएट्स, एंजाइम हेलिकेज ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड thus separate two strand of DNA, replication fork is found। अब क्या होता है, एंजाइम जो बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक। अब एंजाइम हेलिकेज क्या करेगा, इन दोनों के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने का काम करेगा, कुछ ऐसा। और जैसे ही तोड़ा, एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, जनरेट हो रहा है ना, इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक। लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, ठीक है। अब डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड को कहते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड क्या है वो हम जानते हैं पहले। डीएनए पॉलीमरेज रीड्स लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट एंड ऐड कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोसाइड कंटिन्यूअसली। याद यहाँ पे ये वर्ड रखना है, दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, कौन से डायरेक्शन में चलता है और मैनर क्या इनका, डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। तो लीडिंग स्ट्रैंड लीड करता रहता है यानी कंटिन्यूअस मैनर में, और लैगिंग बीच बीच में, देखते हो आप वीडियो को देखते देखते कभी कभी लैग हो जाता है। तो लैग होने का ये मतलब नहीं है कि वीडियो फर्दर नहीं चलती है, थोड़े टाइम के लिए पॉज हो जाता है, ठीक। तो ये लैगिंग स्ट्रैंड का मतलब डिसकंटिन्यूअस मैनर में चल रहा है, और लीडिंग स्ट्रैंड यानी कंटिन्यूअस मैनर में चल रहा है, ठीक। डीएनए सिंथेसाइज्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन। डीएनए कैसे सिंथेसाइज होगा, 5' से 3' डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा। मतलब आप ये समझना, डीएनए के दो स्ट्रैंड है, हमने बता रखा है, एक एंटी पैरेलल चलता है, ये तो पहली चीज कि एक 3' से अगर 5' चलेगा तो दूसरा 5' से 3' चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये किस डायरेक्शन में बनेगा, 5' से 3' डायरेक्शन में बनेगा। अभी हम डायग्राम के बेसिस पे इसको समझेंगे। फिलहाल अभी बस आप दो चीज़ें याद रखो कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में चल रहा है, और दूसरा क्या है, इनकी जो डायरेक्शन है ये 5 से 3' जा रही है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे के फॉर्म में। 5 पहले आ रहा है ना, तो 5 से 3' के फॉर्म में जा रही है, ठीक। इसके बारे में अभी हम देखते हैं। फिलहाल इससे पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। वो क्या है, एंजाइम प्राइमेज इनिशिएट्स द प्रोसेस बाय क्रिएटिंग अ स्मॉल आरएनए सेगमेंट कॉल्ड आरएनए प्राइमर, ठीक है। वो छोटे छोटे क्या करते हैं, सेगमेंट प्रोवाइड कराते हैं। हमने बताया ना, प्राइमेज क्या करेगा, जहां पे जाके जुड़ेगा वहां तक वो रेप्लिकेशन होगा,
फिर वो अपनी जब साइट चेंज करेगा तो वापस फिर वो रेप्लिकेशन फर्दर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये प्राइमेज जहाँ पे जाके जुड़ रहा है वहाँ तक ही सिर्फ रेप्लिकेशन होगा, उससे ज़्यादा रेप्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन ये किस स्टैंड में होता है, ये हमेशा ही लैगिंग स्टैंड में होता है। इसीलिए लैगिंग स्टैंड को ही हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें रेप्लिकेट तो हो रही है लेकिन कंटिन्यूअस मैनर में नहीं, रुक रुक के जहाँ तक प्राइमर जुड़ा वहाँ तक रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद फर्दर वो प्राइमर को जुड़ने का वेट करता रहता है। ठीक। डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड द प्राइमेट सेगमेंट एडिंग फ्री न्यूक्लियोटाइड। वही चीज़ है कि जहाँ तक प्राइमेज का सेगमेंट होगा वहाँ तक डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड को, नहीं तो फिर रुक जाएगा। आरएनए प्राइमेज आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ डीएनए। और जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे वो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते गया वैसे वैसे जो आरएनए प्राइमर है वो हटता जाएगा वहां से। ठीक। डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। और ये फ्रैगमेंट, अब आप कुछ ऐसा सोचो, कहानी कुछ ये है कि मान लो ये डीएनए का फ्रैगमेंट था। ठीक। एक साइड तो क्या हुआ, कंटिन्यूअस मैनर में हुआ, एक साइड में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है। तो जहां जहां ये प्राइमर आके जुड़ा वहां वहां चीजें क्या हुई, रेप्लिकेट हुई। लेकिन जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया प्राइमर क्या होगा, हट जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन इनके बीच एक छोटा सा गैप रह जाएगा, तो उस गैप को भरने के लिए कौन आएगा, यानी ये दोनों ही सेगमेंट को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। ठीक। इसीलिए इनको बोला जाता है रिपेयर करने का काम करते हैं। कुछ ऐसा हो रहा है हमारे इस स्ट्रैंड में। ठीक। एक तो आपने देखो कि कैसे हो रही है, दूसरा डीएनए आरएनए प्राइमर देखो आप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक। यानी यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ तक वो उसका सिंबलाइज होगा वहाँ तक वो रेप्लिकेशन होगा। और जैसे ही रेप्लिकेट यानी न्यूक्लियोटाइड मिल गया डीएनए को, वैसे ही ये प्राइमर क्या होगा, हट जाएगा। अब यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, इस गैप को आपस में यानी ये दोनों ही चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, यानी यहाँ पे काम आएगा क्या, डीएनए लाइगेज। ठीक। इन दोनों ही सेगमेंट को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि डीएनए लाइगेज कौन से लैगिंग या लीडिंग स्ट्रैंड किस में इन्वॉल्व ज़्यादा है, तो ये लैगिंग स्ट्रैंड में ही काम आ रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड में तो क्या हो रहा था, चीज़ें सिंथेसाइज हो रही थी कंटिन्यूअस मैनर में। 5' देख लो आप, ये जो पेरेंट डीएनए है ये कहाँ है, 5' से 3', और जो लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, उल्टे डायरेक्शन में बन रहा है ना, 5 से 3'। ठीक। और यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो क्या हो रहा है, 3' से 5' डायरेक्शन में था, तो ये बन किस फॉर्म में रहा है, 5' से 3' डायरेक्शन में। चीज़ें समझ में आ रही है। क्वेश्चन जो मैक्सिमम ट्रिकी टाइप क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो इन्हीं सबसे बनते हैं। इनकी डायरेक्शन याद रखना मस्ट है। ठीक। एक की डायरेक्शन याद रखो, दूसरे की अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें क्या है, एंटी पैरेलल चल रही हैं, इसलिए अपने आप याद हो जाएगा। क्या लैगिंग स्टैंड का आप याद रखो या लीडिंग स्टैंड का याद रखो, किसी एक का याद रखो। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलो तो आई थिंक आपको लीडिंग स्टैंड का याद रखना चाहिए। लीड का मतलब क्या है, चीज़ें कंटिन्यू हो रही है, और कंटिन्यू हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा यानी ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है। तो 5' से 3' डायरेक्शन किसकी है, लीडिंग की, तो रिवर्स किसका हो जाएगा, लैगिंग स्टैंड का। ठीक। तो आज हमने जो बात की वो सारी ही चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में पूछा गया है, मिथल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया है, उन्होंने क्या कौन कौन से नाइट्रोजन के आइसोटोप्स लिए थे वो पूछा था, CaCl का यानी सीजियम क्लोराइड का क्या फंक्शन था, ग्रेडियंट का काम कर रहा था, डेंसिटी ग्रेडियंट का वो आपका फंक्शन पूछ चुका है। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं आप चीज़ों को बहुत आराम से चाहो तो पढ़ सकते हो। अभी आपके पास 1 महीने के अप्रॉक्स टाइम है। ठीक है, उस बीच आप जितने नंबर ऑफ पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन के, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। चाहो तो नहीं क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहा है, आप देख लो गूगल पे हज़ारों ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी हो जाएगा। आप जब एग्जाम में जाओगे बैठने तो आपको लगेगा नहीं, ऐसा नहीं कि हम ये क्वेश्चन से पहली बार मिल रहे हैं, पहले भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये हर बच्चे के साथ होता है। आप चाहो तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर आप नहीं सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो।
और अगर आप पढ़ रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड आगे की बात करेंगे, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जैसी चीज़ें होंगी, लैक ऑफ एरॉन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।